Dear learners, this is me Samra Khan and I welcome you all to our YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ मैराथन के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs क्वेश्चन, जिसका आज पार्ट 15 है, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन जामिया 2021 के क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 236 से स्टार्ट है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेट प्रिवेंट अ पर्सन टू होल्ड ऑफिस विच इज लीगली इंटाइटल्ड टू होल्ड, जिसमें कि वो इंसान जो है वो ऑफिस को, यहाँ पे क्वेश्चन में ये होगा नॉट लीगली इंटाइटल या इलीगली होगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है तो नॉट इलीगली इंटाइटल्ड होगा. ओके, सो देयर आर, इसको हम लोग बैकग्राउंड अच्छे से समझते हैं. रिट्स क्या होती हैं? रिट्स तो देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स, दैट इज क्यो वारंटो, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी एंड हेबियस कॉर्पस. हाँ, तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, जिसको हम लोग आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 32 इज ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बात BR अम्बेडकर ने कही थी. ओके, उसके बाद से आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं. 32 से सुप्रीम कोर्ट में एंड आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट में. सो क्यू वारंटो का मतलब होता है व्हाट्स योर ऑथोरिटी, कि तुम जो यहाँ पे ऑफिस में हो या जो भी काम कर रहे हो तो ये तुम्हारी ऑथोरिटी है कि नहीं, ये चीज़ का क्वेश्चन होता है क्यू वारंटो में. या फिर से व्हाट्स योर वारंट, ऐसे भी हम लोग बाई वॉट वारंट ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान अनक्वालिफाई है या अनएलिजिबल है और वो कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है या किसी प्रॉपर अपॉइंटमेंट, इलेक्शन, एग्जामिनेशन के वजह तहत, मतलब इम्प्रॉपर तरीके से अगर वो अपॉइंट हुआ है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्यो वारंटो. तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन होगा. यहाँ पे नॉट लीगली होगा, मिसप्रिंट है. देन दूसरा हमारा रिट है मैंडमस. मैंडमस का मतलब होता है टू कमांड करना या कंपेल्स करना किसी पर्सन को कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे. ठीक है, मतलब ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कमांड करना. उसके बाद से प्रोहिबिशन है, मतलब प्रोहिबिट करना, प्रिवेंट करना. अब प्रिवेंट क्या करना, तो प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट और अथॉरिटी फ्रॉम एक्सीड इस जुरिस्डिक्शन, मतलब हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को एक तरह से प्रिवेंट करने को बोलेगा, एक डायरेक्शन देगा कि जितना तुम्हारा जुरिस्डिक्शन है उससे ज़्यादा एक्सीड मत करो. देन सर्शियोरारी है. सर्शियोरारी मतलब कि लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में ट्रांसफर करना, टू बी सर्टिफाइड. सर्शियोरारी का लिटरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड. उसके बाद हमारा लास्ट वन है हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस मतलब, इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी. हैव अ बॉडी मतलब ऐसे हुआ कि अगर कोई इंसान इलीगली डिटेन्ड है तो उसको उस चीज़ से रिलीज करने के लिए हम लोग हेबियस कॉर्पस का रिट देते हैं. सर्शियोरारी में सर्टिफाइड करते हैं, ट्रांसफर ऑफ केस, प्रोहिबिशन में प्रोहिबिट करते हैं, मैंडमस में किसी इंसान को, मतलब जो पब्लिक ऑफिसर है वो उसको परफॉर्म करने के लिए, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कमांड देते हैं. और क्यो वारंटो में मतलब आस्किंग दैट व्हाट्स योर ऑथोरिटी, यहाँ पे यही होगा. तो राइट ऑप्शन यहाँ पे यही होगा, नॉट लीगली बाउंड में क्यो वारंटो. Then our next question is, which of the following fundamental right under the Indian Constitution consider the following statement, कि fundamental right of the Indian Constitution से कौन सा statement जो कि करेक्ट है. ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट में दे आर प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. पहला स्टेटमेंट है कि दे आर प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है. देन है दे कैन बी अमेंड बाय सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी से फंडामेंटल राइट को हम लोग नहीं अमेंड कर सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद से थर्ड है द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट. या सही है, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन. उसके बाद से फोर्थ है ऑल कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर द फंडामेंटल राइट, कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो फंडामेंटल राइट, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऑल फंडामेंटल राइट जो होंगे वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएंगे, ये सही होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन 1 and 3 इज द करेक्ट वन। करेक्ट ऑप्शन 1 and 3 इसका होगा। Then next question है, the division of the power between the union and state is defined under the which of the schedule of the Indian Constitution, कि distribution of power, division of power ऑफ द यूनियन और स्टेट के बीच में जो डिवीज़न ऑफ पावर है वो कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है? तो शेड्यूल 7 में ये चीज़ दिया हुआ है, जिसमें कि 3 लिस्ट होती है। 3 लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 1 सेकेंड, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो में, कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविज़न कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ओके ठीक है, तो यूनियन लिस्ट जो है, जो कि इस पे यूनियन पार्लियामेंट जो है, मतलब सेंट्रल पावर जो रूल्स बनाएगी वो यूनियन लिस्ट में आएगा, जिस पे स्टेट रूल बनाएगी वो स्टेट लिस्ट में आएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे प्रोविजंस आते हैं जिसपे कि जो बच जाते हैं स्टेट से और यूनियन से, जैसे कि टैक्सेशन पे, ट्रेड एंड कॉमर्स, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंट, इन सब पे बनता है। अब बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसी से रिलेटेड, कि यूनियन लिस्ट में 97 प्रोविज़न आते हैं, स्टेट लिस्ट में 66 प्रोविज़न आते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि यूनियन में 97 आते हैं, स्टेट में 66 सब्जेक्ट आते हैं, कॉन्करेंट में 47 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, यूनियन में जैसे कि डिफेंस का मैटर आ जाएगा, फॉरेन अफेयर, करेंसी, रेलवे, जिन सब पे यूनियन लिस्ट बनाएगी, यूनियन गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। स्टेट लिस्ट में आ जाएगा लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर। रिमेंबर, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आएगा। कॉन्करेंट में इन्वायरमेंट, टैक्सेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, यही सब आ जाएंगे। तो यही चीज़ है जो कि हमारे 7th शेड्यूल में दी हुई है। तो राइट ऑप्शन है 7th शेड्यूल। अब बात करते हैं 6th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। तो 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरिया की बात की गई है, ट्राइबल एरिया की। देन 4th शेड्यूल में क्या दिया गया है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा अमंग द स्टेट। तो 4th शेड्यूल में दी गई है राज्यसभा की बात की है। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट। उसके बाद से 5th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। 5th शेड्यूल में शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया की बात की गई है, सॉरी 5th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज एंड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। 5th में कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स की। 4th में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट की सीट एलोकेशन की बात की गई। और 7th में यही कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। सो राइट ऑप्शन इज 7th शेड्यूल। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर होता है वो 246 में दिया होता है। ओके Then our next question is, which of the consider the following statement regarding the right to freedom of movement. Freedom of movement से एक क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि नहीं। So Article 21 of the Indian Constitution provide free to move inside as well as outside the country. ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन अगर ये स्टेटमेंट ना यहाँ तक रहता, मूव इनसाइड करेक्ट होता, लेकिन आउटसाइड द कंट्री का फ्रीडम नहीं देता आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में ये चीज़ क्लियरली मेंशन दे रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम टू मूव ओनली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट आउटसाइड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। देन इट इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेनर एंड अ लीगल पर्सन लाइक कंपनी विच ऑफ द ऐसा दे रखा है, तो ये भी नहीं है। ये जो अवेलेबल है ओनली टू द सिटीजन है, सो सिटीजन ऑफ इंडिया तक रहेगा स्टेटमेंट तो सही है। फॉरेन के लिए लीगल पर्सन लाइक कंपनीज इसके लिए नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत है। ऑप्शन डी नाइदर 1 and 2 आर द राइट ऑप्शन।
सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 240. सो इसमें दे रखा है कंसिडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. बताना कि कौन सा स्टेटमेंट इज सही है और गलत है. तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस और नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन. सही दे रखा है. लोकसभा डिसॉल्व होता है आफ्टर 5 years, लेकिन राज्यसभा इज कंसिडर्ड एज अ परमानेंट हाउस, नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन. उसके बाद से है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज हेल्ड अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये भी बात सही दे रखी है. तो ऑप्शन यस, ऑप्शन 2 भी सही है. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी. ऑप्शन 1 and 2 आर द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट हियर. देन अगेन द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट वाला है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट असेंबली. सही है, ये ऑप्शन सही है. उसके बाद है स्टेटमेंट 2 कि द मेंबर ऑफ द वोटिंग काउंसिल कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. थर्ड है स्पेशल इलेक्टोरेट की बात की जा रही है. इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर इज अ प्रोविजन फॉर द स्पेशल इलेक्टोरेट कंप्राइजिंग द सिटिंग मेंबर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. तो 1, 2, 3 तीनों सही है. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. देन कोठारी कमीशन रिपोर्ट जो है वो किस चीज़ से इंटाइटल्ड है. कोठारी कमीशन रिपोर्ट जो है उसको एजुकेशनल रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट भी मानी जाती है, जो कि 1964 से 66 तक आई थी. इस रिपोर्ट में एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट की बात की गई थी, तो और एजुकेशन पे थी. तो राइट ऑप्शन इज एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट. Kothari Commission is related to the education and national development. Then Right to Information Act 2005 में जो कि प्रोविजन था है dissemination of all type of information by all public authority to any person. सही है. Establishment of central, state and district level of information commission as well as of appellate body. Transparency and accountability of public authority. RTI का मेन पर्पस ही था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की. सारे ऑप्शन सही है. ऑप्शन डी इज द राइट. ठीक है. उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ्स. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे वो ओथ लेते हैं to preserve, protect and defend the constitution and law of the country. Option D is the correct. To preserve, protect and defend the constitution of the country. ये चीज़ है. आर्टिकल 60 में दे रखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ और अफर्मेशन बिफोर एंटरिंग द ऑफिस प्रॉमिसिंग टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड. मतलब कि ये पूरा है आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये दे रखा है. यही है. उसके बाद से प्रेसिडेंट की बात है. उसके बाद राज्यसभा मेंबर आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ. राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं. तो 6 years के लिए वो इलेक्ट हुए रहते हैं. ठीक है. तो एक बात एडिशनल इंफॉर्मेशन कि राज्यसभा में ना 250 मेंबर्स होते हैं. मतलब कि मैक्सिमम मेंबरशिप 250 होता है राज्यसभा में, जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 मेंबर जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं. ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन. 6 years का टेन्योर होते हैं, जिसमें कि 1/3 मेंबर जो है वो हर दूसरे 2 years के बाद रिटायर हो जाते हैं. 1/3 मेंबर्स एवरी 2 years के बाद रिटायर हो जाते हैं. देन इन इंडिया राइट टू वोट क्या है. फंडामेंटल राइट, स्टैचुरी राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मोरालिटी राइट. तो यहाँ पे स्टैचुरी राइट होगा क्योंकि स्टैच्यूट से पास होके ये बना फंडामेंटल राइट टू वोट है. तो इसको स्टैचुरी राइट कहा जाएगा, नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये ग्रांटेड टू सिटीजन थ्रू अ लॉ एंड स्टैच्यूट. क्योंकि ये लॉ और स्टैच्यूट के जरिए पास होके बना है, न कि being inherited या ineligible right है. That's why it is called as a right to vote is a fundamental right. और ये चीज़ जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से आई है, मतलब कि राइट टू वोट. ये स्टैचुरी राइट होगा. देन राघव कमेटी कमीशन जो है, राघवन कमेटी जो है वो रिलेटेड है रैगिंग इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. रैगिंग से राघवन, आर फॉर रैगिंग, आर फॉर राघवन, ऐसे याद करने को.
है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a bill is pending in Lok Sabha lapse after the dissolution of the Lok Sabha। हाँ, कि अगर कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग है ना, तो जब वो डिसोल्यूशन हो जाएगा ना लोकसभा का, तो वो भी डिसॉल्व हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद से अ बिल वेटिंग फॉर अ प्रेसिडेंट एसेंट डज नॉट गेट लैप्स ऑन द लोकसभा। ये भी स्टेटमेंट सही है, अ बिल वेटिंग फॉर द प्रेसिडेंट डज नॉट गेट लैप्स ऑन द लोकसभा, करेक्ट करेक्ट। देन अ बिल ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा कैन नेवर गेट लैप्स, ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी अगर राज्यसभा में अगर कोई ओरिजिनेट हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कभी लैप्स नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन 1 सेकेंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 249, विद द रेफरेंस ऑफ द पुट्टास्वामी जजमेंट केस जजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पुट्टास्वामी केस से रिलेटेड जजमेंट कौन सा सही है? इट एस्टैब्लिश द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। ये सही है कि पुट्टास्वामी केस से ना आधार कार्ड जजमेंट केस भी कहा जाता है, जिससे कि राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट पुट्टास्वामी केस से इस्टेब्लिश हुआ था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी ऑफ दिस केस इसमें नहीं करा था। होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज नवजोत सिंह जौहर केस में या फिर से जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नहीं, नवतोज सिंह जौहर केस में ही किया था, नवतोज सिंह में। नवतोज सिंह में। उसके बाद से राइट टू प्राइवेसी एज अ इंस्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में आएगा। ये भी स्टेटमेंट सही है, सो ऑप्शन सी इज द राइट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जॉइंट सेशन की बात की जा रही है पार्लियामेंट के, कि जॉइंट सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड रिजॉल्व और डेडलॉक ऑन द की लेजिस्लेशन। कि किसी भी तरह का अगर डेडलॉक आ जाता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट कॉल करता, तो वो जब जॉइंट सेशन होता। ऑल लेजिस्लेशन कैन बी पास बाय होल्डिंग अ जॉइंट सेशन, नो। अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नेवर प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन, ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होगा वो प्रिसाइड कर सकता है जॉइंट सेशन में। तो ऑप्शन 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन। फ्रॉम 252 की प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा, जो कि आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर, किस में क्लासिफाई होगा? फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट नो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नो। राइट अगेंस्ट राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में ये चीज़ आएगा, राइट टू इक्वलिटी। इसी में 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यही चीज़ है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन है जिसमें दे रखा था कि प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स नहीं दे रखे हैं। तो ये जो मैंने 1 to 6 दिए हैं, ये सारे वर्ड्स प्रियम्बल में दे रखे हैं, एक्सेप्ट मोरालिटी वर्ड नहीं दे रखा है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल दे रखा है, मोरालिटी नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन में मोरालिटी होगा, तो इसे टिक करने के लिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। बता रहे इस क्वेश्चन में कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से कहाँ तक मेंशन है? आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें कि डिफेंड द कंट्री है, नेशनल रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट द सोवर्निटी ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो मेंशन, टू प्रमोट द इंडियन कल्चर, ये नहीं दे रखा है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Then which of the following government has a division of power and independent judiciary as an important characteristics? किसमें दे रखा? unitary form of government, socialist form of government, republic form of government और the federal form of government. सो यहाँ पे फेडरलिज्म का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर, पावर शेयरिंग बिटवीन, मतलब कि पावर का शेयरिंग करना बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब चेक एंड बैलेंस करना। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, यही चीज़ है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा,
इसमें आएगा, जो कि इंडिया में है, और इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सारे पावर सेंट्रल के हाथ में होते हैं। उसके साथ ही साथ रिपब्लिक में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, नॉट नेसेसरी फेडरल। सोशलिस्ट में सोशल इकोनॉमिक सिस्टम होता है, नॉट अ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेडिशन। सेडिशन जो दे रखा है वो आर्टिकल 124A में दे रखा है ऑफ आईपीसी। इंडियन पीनल कोड के आर्टिकल 124A में दे रखा है सेडिशन। तो उसका मतलब क्या होता है, डिफेमिंग अ स्टेट नो, मर्डरिंग द मिनिस्टर नो, इंसाइडिंग द पीपल टू ओवरथ्रो, या इंसाइडिंग द पीपल टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट जो होता है वो इसी को कहते हैं सेडिशन, जिसमें कि स्प्रेडिंग द एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बात को फैलाना, आर्म रिबेलियन को प्रमोट करना, या फिर से सेडिशियस लिटरेचर को प्रमोट करना, पब्लिश करना, लाइक गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कुछ गलत बोल के लोगों को उकसाना, ये चीज़ सेडिशन में आएगा, और ये मेंशन है आर्टिकल 124 क्लॉज ए में। Then our next question is the concept of emergency provision in Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of इमरजेंसी प्रोविज़न जो कि इंडिया में है वो कहाँ के कॉन्सेप्ट से बोरो किया गया, तो जर्मनी के कॉन्सेप्ट से बोरो किया गया इमरजेंसी प्रोविज़न, जो कि 352 टू 360 में मेंशन है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के पहले चीफ जस्टिस एच.जे. कानिया हैं। एच.जे. कानिया जिनका टेन्योर रहा था 15 अगस्त 1947 से लेकर के 6 नवंबर 1915 तक 51 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स थे। तो बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 26 नवंबर 1949 को वो इनैक्ट हुआ था, और 26 जनवरी 1950 से मतलब इफेक्ट में आया था, इस दिन से इफेक्ट में आया था, इनैक्ट हुआ था, और ये 26 नवंबर से इनैक्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट हुआ था, 26 जनवरी 1950 से इफेक्ट में आया था, और यही था कि 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स में ये डिस्ट्रीब्यूट्स था उस टाइम पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, कोड ऑफ रिकॉर्ड मीन्स कि प्रिजर्व ऑल इट्स रिकॉर्ड। ओके, ये राइट ऑप्शन ये होगा, प्रिजर्व ऑल इट्स रिकॉर्ड, एंड इट इज मेंशन इन आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन भी है। So our next question is 259 means court of record. What is court of record? So Indian Constitution के आर्टिकल 129 में दे रखा है कि the Supreme Court shall be a court of record and shall have the power of such a court, including the power to punish for the contempt of itself. Okay, can punish for its contempt. So option preserve all its record, no it's competent to issue its, no maintain all its record. Right option होगा can punish for its contempt, जो कि आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग can punish for its contempt. Then our next question is judicial review. Judicial review का मतलब क्या होता है कि review of its order, review of the decision of magistrate, review of the higher court, पावर ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इसी को हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।